तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द साइबर सिक्योरिटी एसएससी स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स का, तो इससे संबंधित आपके सामने एमसीक्यू और थ्योरी दोनों के दोनों साथ लेकर आया हूँ मैं। पहले आपको एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी करवाऊंगा। हमारी क्लासेस में आपको यही अलग मिलता है कि आप क्लास तो पढ़ते हो, एमसीक्यू तो आप पढ़ते हो, बहुत जगह से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी सिर्फ कहाँ पर बताई जाती है, एकदम रिलेवेंट वो कहाँ पर बताई जाती है, यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। साथ के साथ ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो आपके सामने पेपर में ऐसे कैसे पेपर देखने को प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न है विच यूनिट फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन का सही तरीका नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपको पता है टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन चलता है तब आपके पास क्या रहता है, आपके पास एक ओटीपी ज़रूर से आता है। अगला क्या है, बायोमेट्रिक लगाकर भी आप क्या कर सकते हो, टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। गूगल ऑथेंटिकर भी आता है जिससे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, लेकिन सिक्योरिटी का क्वेश्चन है वो नहीं आता है, क्योंकि सिक्योरिटी का क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से पास कर सकते हो। जैसे इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का प्रश्न आ गया तो मैंने आपका अगर फ़ोन में हैकर हूँ और मैंने लॉगिन कर लिया तो सिक्योरिटी का प्रश्न तो मैं आसानी से क्रैक कर लूँगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही है, क्योंकि पासवर्ड तो क्रैक कर लिया तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी क्रैक कर लूँगा। लेकिन ओटीपी होती है, बायोमेट्रिक होती है, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ये कोड होते हैं। बायोमेट्रिक तो आपकी फिजिकल होती है, तो आप इसको जल्दी से बाईपास नहीं कर सकते हो। अगले वाला है व्हाट डज साइबर हाइजीन्स प्राइमरी रेफर टू। साइबर स्वच्छता का मुख्य रूप क्या होता है, इसमें से गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब आपको जो साइबर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे आप किसी को गलत कमेंट नहीं करोगे, अच्छे पासवर्ड का यूज़ करोगे, आपको वीपीएन वगैरह यूज़ करना होता है, प्राइवेट जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उनका कम से कम यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, साइबर सुरक्षा की स्वच्छता से जानी जाती हैं। इसमें मुख्यतः आता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बुली नहीं करोगे, किसी को हैक नहीं करोगे, किसी के खिलाफ गलत व्यवहार नहीं करोगे इंटरनेट पर, उसको भी साइबर स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट रैंसमवेयर अटैक एड्स ट्रोजन रिकॉर्डेड। तो एड्स नामक जो ट्रोजन था उसका फर्स्ट अटैक कब हुआ था, तो कब देखने को मिला था, 1989 में फर्स्ट टाइम रैंसमवेयर था ट्रोजन, उसका अटैक आपको देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है विच लॉ इन इंडिया डील विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित कौन सा कानून है इसमें से, तो कौन सा कानून देखने को मिलता है, इसका सही आंसर क्या होगा, आईटी एक्ट है वो 2000, आईटी एक्ट 2000 वो किससे संबंधित देखने को मिलता है आपको, साइबर अपराध से संबंधित देखने को मिलता है। और ये 2008 के अंदर ये जो आपका कानून है इसको क्या कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया था। सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 में लेकर आया गया था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया था। अब जो आप वर्तमान में कानून देखते हो आईटी एक्ट से, वो 2000 के हिसाब से लगे हुए हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर द वेबसाइट यूजिंग द इंक्रिप्शन। तो आप वेबसाइट के इंक्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षा करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, HTTPS। कौन सा, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसको यूज़ किया जाता है आपको जो आपका वेबसाइट वगैरह उनको सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस लगा हुआ, इसका अर्थ क्या, सिक्योर। तो जैसे भी आप कोई गलत वेबसाइट खोलोगे उसके सामने एस हट जाएगा, HTTP लिखा होगा, इसका अर्थ क्या है, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, काफ़ी बार अगर गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो गूगल पे खुलने के बजाय एक लाल सा पेज आ जाता है और यहाँ पे प्राइवेसी एरर के नाम से दिखा देता है। समझ में आ गया। उस वेबसाइट पे आप देखना ऊपर HTTP लिखा होगा, एस नहीं लिखा होता है। और कोई भी वेबसाइट खोलो आप उस पर ऊपर देखना, उस पर HTTPS लिखा होता है। ए सिक्योर पासवर्ड शुड आइडियली कंटेन एटलीस्ट हाउ मेनी कैरेक्टर्स। तो एक सुरक्षित पासवर्ड में आदर्श रूप से कितने अक्षर कम से कम होने चाहिए, तो कितने अक्षर होने चाहिए, 8 अक्षर मिनिमम रूप से होने चाहिए। और एक सुरक्षित पासवर्ड क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। समझ में आ गया आपको। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मोहित MO है ना, आपके बाद में नंबर 1 और स्पेशल कैरेक्टर @ तो ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल लेटर आने चाहिए। और एक अच्छा पासवर्ड इसको माना जाता है जिसमें कितने कैरेक्टर होते हैं आपके, कुल 8 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं।
अगले वाले पर्सन की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ ए फिशिंग वेबसाइट। तो कोई भी फिशिंग वेबसाइट का क्या संकेत होता है, तो किस चीज़ का संकेत होता है, कंटेनिंग स्पेलिंग एरर एंड अर्जेंट मैसेज। तो जो कोई भी गलत प्रकार की वेबसाइट होती है उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। साथ के साथ वो वेबसाइट आपको क्या करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लो, आप ये चीज़ खरीद लो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लो। मतलब जल्दबाजी करने के लिए उनको जाना जाता है। क्यों, जितना जल्दी आप फंसोगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी तो उनका कैसे फ़ायदा होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, साइबर नैतिकता में निम्नलिखित में क्या शामिल होता है। तो साइबर नैतिकता में क्या होगा, शेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर होती है उसको साझा करना साइबर नैतिकता के खिलाफ है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप काफ़ी बार सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, उसका पेड वर्जन होता है, लेकिन आप क्या करते हो, इंटरनेट से उसकी की डाउनलोड करके उस पर वो लगा लेते हो और उसको फ्री में चलाते हो। समझ में आ गया। जैसे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसमें आप क्या करते हो, दो प्रकार की विंडो डलती हैं। एक तो आप लैपटॉप लेकर आए तब उसमें विंडो थी, या फिर आपने क्या क्या 7-8 हज़ार रुपये की विंडो आती है, आपने विंडो माइक्रोसॉफ्ट से खरीदी और वो अपने लैपटॉप में डलवाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, मार्केट से 50 रुपये वाली सीडी लाकर विंडो डाल सकते हो। तो ये 50 रुपये वाली सीडी लाकर डालते हो, इसको क्या बोला जाता है, पायरेटेड विंडो के रूप में जाना जाता है, नकली विंडो के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। तो ये साइबर नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगले वाला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र को सुरक्षित करने का क्या तरीका होता है। तो कोई भी वेब ब्राउज़र होता है उसको सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लियरिंग ए पॉपअप ब्लॉकर। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पॉपअप आते हैं ना उनको हमेशा ब्लॉक करके रखो। आप पॉपअप को अगर आप ब्लॉक करके रखोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, पॉपअप ब्लॉक होता है तो इससे आपके सामने कोई एडवेयर आते हैं ना, जो एडवेयर मतलब ऐड के साथ कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है उसका। तो पॉपअप को हमेशा आप क्या करना, आपको क्रोम ब्राउज़र यूज करते हो तो ब्राउज़र में जाओ, सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी में जाओ, प्राइवेसी में नीचे की तरफ देखोगे पॉपअप दिखेगा, उसमें आपको ऑफ कर देना उसको। अगले वाला है, व्हाट डज द इनकॉग्निटो मोड। तो इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है, तो क्या होता है इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव होने से रोकता है। तो आप नॉर्मल मोड में आप क्या करते हो, आप अगर ब्राउज करते हो चीज़ों को, कुछ भी देखते हो तो उसमें हिस्ट्री सेव हो जाती है, आपने कौन सी वेबसाइट को चलाया है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड होता है, आप क्या करते हो, जब ब्राउज़र को खोलोगे वहाँ पे 3 स्टार ऊपर की तरफ 3 ऐसे डंडे होते हैं ना, उस पर क्लिक करना। तो वहाँ पर जाओगे तो न्यू टैब, उसके नीचे एक इनकॉग्निटो मोड ही आता है। तो इनकॉग्निटो मोड कर लेते हो तो ब्लैक खुलता है, ऐसा कुछ उसमें साइन बना होता है। उसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है, आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे उससे संबंधित उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उसमें सेव नहीं होती है। तो यही इनकॉग्निटो मोड का फ़ायदा होता है, इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। एक गुड पासवर्ड मैनेजर हेल्प इन। तो एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर किस चीज़ में मदद करता है, स्टोर एंड जनरेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो पासवर्ड जनरेटर है तो वह क्या करेगा भाई, पासवर्ड बनाने का काम करेगा। और पासवर्ड कैसा बनाएगा, पासवर्ड बना ही रहा है तो अच्छे पासवर्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का कार्य होता है उसका। 12 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक को क्या होता है, इस हमले में क्या होता है, यूजिंग द मालवेयर टू द स्टील पासवर्ड। तो ये क्या करता है, आपका मालवेयर या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वायरस होता है उसको उपयोग में लेता है आपको सारे के सारे पासवर्डों को क्रैक करने के लिए। तो मालवेयर का यूज़ किया जाता है आपके पासवर्डों को चुराने के लिए। उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक के नाम से जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैंडल द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। भारत में साइबर क्राइम अपराध को जांच कौन सा करता है, CERT.in जो वेबसाइट है, ये भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख एजेंसी है। तो कौन सी है, CERT.in है, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। तो कौन सी होती है, CERT.in है, ये साइबर सुरक्षा को सुरक्षित करने का कार्य करता है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी आपका जो साइबर सुरक्षा हो गई, मतलब आपका फ़ोन हैक हो गया, आपके पासवर्ड चोरी हो गए, आपके पैसे निकल गए गलत तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, CERT.in पे जाकर क्या कर सकते हो, अपना ग्रीवेंस डाल सकते हो। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है। तो फायरवॉल क्या होता है,
कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो फायरवॉल एक दीवार की तरह कार्य करता है। क्या करता है, कोई इलीगल तरीके से अगर कोई नेटवर्क पे ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, कोई गलत लोग आ रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा, वहाँ पर वो उसको गलत तरीके से नेटवर्क को रोकने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क। तो फायरवॉल पहला स्तर होता है जिसमें कोई भी गलत नेटवर्क होता है, जैसे आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई हैकर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, आपकी सूचनाओं को चुराने का कार्य कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर फायरवॉल का उपयोग किया तो उसको आपको उस नेटवर्क को आप तक पहुंचने से ही पहले ही रोक देगा। समझ में आ गया आपको। तो ये नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है फायरवॉल। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो समय समय पर, तो ये प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। बाकी आप किसी की आइडेंटिटी चुराते हो, कोई भी इंसान की पर्सनल सूचना चुराते हो, फिशिंग करते हो, कोई इंसान को आप क्या कर सकते हो, ऐसे कुछ लोगों को देखा हो ना जो मैसेज करते हैं कि यहाँ पर क्लिक कीजिए आपको 5,000 रुपये कैश मिलेगा, तो ये फिशिंग में आता है। और डिओस अटैक, डिओस के डिनाइल ऑफ सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, डिओस अटैक में यहाँ पर क्या, कोई भी वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे क्या हुआ, कोई इंसान उसकी अच्छी वेबसाइट चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर होगा वो क्या करेगा, उस पर थोड़ा बोट भेज देगा, बोट का ट्रैफिक भेज देगा। अब ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो क्या हो जाएगा, वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी, और वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी तो उसको क्या दिखाएगा, डोस अटैक के नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा, वायरस या बोट को भेज देना और वेबसाइट को लैग करवा देना, उसको डोस अटैक के नाम से जाना जाता है। इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, 2 नंबर प्रश्न की, विच फीचर इन द विंडो हेल्प टू इनक्रिप्ट द इंटायर ड्राइव्स टू प्रेजेंट द अनऑथोराइज एक्सेस। तो कोई भी विंडो में कौन सी सुविधा पूरे ड्राइव को इनक्रिप्ट कर अवैध पहुंच से बचाती है। तो कौन सी बचाती है, इसमें से बिट लॉकर होती है। यह क्या करती है, आपका जो कोई भी ड्राइव होता है उसको, उसके डाटा को सुरक्षित करने का कार्य करता है। मतलब कोई भी आपका ड्राइव है, लोकल डी, लोकल सी या फिर हार्ड डिस्क हो गया, उसको क्या करती है, उसमें डाटा इनक्रिप्ट रूप से रखती है। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित करने का सबसे मजबूत तरीका क्या होता है, आप उसमें क्या कर दो, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है वो लगा दो। तो अगर आप 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन लगा देते हो तो आपका अकाउंट है वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन आपको हमेशा चालू करके रखना चाहिए। Which window features notify when when an app tries to change your computer। विंडो में कौन सी सुविधा आपको सूचित करती है जब कोई ऐप आपके कंप्यूटर में बदलाव करने की कोशिश करता है। तो क्या दिखाती है, UAC, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, कोई भी है ना, कोई भी यूज़र अकाउंट कंट्रोल जब दिखाई जाएगी, वो क्या करेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको चुराने का प्रयास करता है। तो यूज़र क्या दिखाती है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल के नाम से दिखा देती है कि कोई और अकाउंट है वो आपके जो कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें, व्हाट इज़ द मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ पासवर्ड। तो कौन सा मोस्ट सिक्योर टाइप है जिसमें क्या, रैंडम कैरेक्टर्स विद सिंबल। तो आप कोई भी मतलब अपना नाम वगैरह कुछ क्या करते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, अधिकतर तो 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं, कुछ अपनी फैमिली में से किसी का नाम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर बनाओगे, इस तरीके से अगर पासवर्ड को यूज़ करोगे तो क्या हो जाता है, इसमें आपका जो अकाउंट है उसको हैक होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो ये होता है आपके जो रैंडम कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए सिंबल्स के साथ, उसको क्या कहा जाता है, उस तरीके से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और आपका अकाउंट भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। विच इज़ नॉट एन रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर द सेफ सोशल नेटवर्किंग। सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग के लिए कौन सी अनुशासित प्रैक्टिस नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सही आंसर होगा शेयरिंग लोकेशन पब्लिकली। तो क्या करोगे, आप अपने सोशल मीडिया पर किसी को भी अपनी अगर काफ़ी बच्चे का देखा नहीं हुआ ना आपने, ऐसे गोइंग टू जयपुर, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू शहर, कहीं कुछ भी जाएंगे, छोटा सा काम करने जाएंगे, घर से बाहर अगर 5 रुपये का बिस्कुट लेने जाएंगे तो भी क्या कर देंगे, अपनी लोकेशन डाल देते हैं। या फिर आजकल ये स्नैपचैट वाले जो बच्चे हैं ना, ये इनके अंदर ये ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी लोकेशन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। अगर आपने अपनी लोकेशन शेयर की तो क्या हो सकता है आपका कोई दुश्मन आप तक पहुँच जाए, वो आपके पास आपको धप्पा कर दे, बोले क्यों, कैसे हो आप। तो इसीलिए अपनी क्या है, आपको अपनी लोकेशन कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए।
विच मोबाइल सिक्योरिटी प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट मॉलवेयर। तो मॉलवेयर से बचाव करने के लिए सबसे प्रभावी मोबाइल सुरक्षा का उपाय कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? रेगुलरली अपडेटिंग मोबाइल ऐप्स। तो आप अपने जो मोबाइल ऐप है उनको क्या करना चाहिए? आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अपडेट से सुरक्षा की खामियां क्या हो जाती हैं? वो सही हो जाती हैं वक्त वक्त पर। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर स्मार्टफोन इज़ लॉस्ट और स्टोलन। तो अगर आपका स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फाइंड माई डिवाइस और एंड रिपोर्ट वाइप अप। तो आपको एक ऐप आता है फाइंड माई डिवाइस, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। तो वो क्या होगा? जैसे आपका फ़ोन ऑन होता है वो तुरंत उसमें इंफॉर्मेशन दिखा देती है, उसमें लोकेशन शो कर देती है। समझ में आ गया आपको? तो इससे क्या हो जाती है? आपका डाटा चोरी होने से बचता है और लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। और काफ़ी बार अपने जीमेल से भी आप फ़ोन को लॉक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग। निम्नलिखित में से ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? आपको क्या करना चाहिए? एक्सेसिंग वीआई बैंक ऑफिशियल ऐप। तो आपको सिर्फ जो बैंक का जो ऑफिशियल वास्तविक ऐप होता है ना, उसी का उपयोग में लेना चाहिए। अगर बैंक का आप ऑफिशियल ऐप को भी यूज़ करोगे तो उसमें फ्रॉड होने के कम चांसेज हैं। आप थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है? उससे हैकिंग के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वाइल यूजिंग यूपीआई ऐप। तो यूपीआई ऐप का प्रयोग करते समय सबसे अच्छा सुरक्षा अभ्यास कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कीप यूपीआई पिन कॉन्फिडेंट। तो आपका जो यूपीआई से संबंधित आपके जो भी पिन होते हैं उसको हमेशा क्या रखना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हर किसी को बता रहे हो, और ऐसे रखो जो टाइम टाइम पर चेंज भी करते रहो, ताकि जो है वो पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं हो। अगले वाला, विच इज़ नॉट ए सेफ प्रैक्टिस फॉर क्रेडिट कार्ड यूजिंग ऑनलाइन। तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए कौन सी असुरक्षित प्रैक्टिस है? तो कौन सी होती है? यूज़ पब्लिक वाईफाई। तो आप पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हो तो इससे क्या हो सकता है? आपका फ़ोन है वो है आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है। इसलिए जो मेट्रो पर लगा हुआ, रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ, आपके कोई एयरपोर्ट पर लगा हुआ वाईफाई को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बार क्या करते हैं? हैकर होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं इंतज़ार में। दूसरा क्या है? आप सुरक्षित तरीके कौन से होते हैं? आपको ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय, यूज़ ओटीपी फॉर पेमेंट करते समय आप ओटीपी करोगे तो आपका स्टेप बढ़ जाते हैं। इनेबल ट्रांजेक्शन अलर्ट, जैसे आपके पास कोई पैसे कटे तो आपके पास तुरंत अलर्ट आ जाएगा। तो क्या होगा? इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको तुरंत पहुँच जाएगा कि भाई आप ये पैसा यहाँ पर कटा है। अगला है यूज सिक्योर वेबसाइट। तो आप HTTPS वाली वेबसाइट को यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा है वो डाटा वो लीक नहीं होगा। अगले वाला है पीओस मशीन के माध्यम से कार्ड का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विच प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल यूजिंग द कार्ड ऑन पीओस मशीन। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कवर वाइल कीपैड वाइल एंटरिंग द पिन। जब भी जैसे आप पिन लगा रहे हो उस समय क्या कर लो? आप अपने पिन को उसको छिपा लो, कीबोर्ड को छिपा लो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है? काफ़ी बार लोग डेमो मशीन बना कर रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? आपने स्वाइप अप कर दिया, डाटा उसमें बना रहता है और वो फिर से पिन लगाकर आपका क्या कर सकते हैं? जो पैसा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? जब भी कार्ड का उपयोग करो उसमें आपको अपना डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए कीपैड को जो आप लगा रहे हो उसको सेव कर लो, कवर कर लो। विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर। निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है? आपको बायोमेट्रिक प्लस पासवर्ड लॉगिन। तो जैसे आप बैंक वगैरह में देखना, तो बैंक के कर्मचारी जब भी कोई भी चीज़ करते हैं, या जो आप ई मित्र वगैरह पे भी जाते हो तो ई मित्र वाला जैसे खोलेगा तो उसमें पहले पासवर्ड भी मांगेगा और फिर आपका क्या होगा? आपके बायोमेट्रिक भी लगती है। तो यही होता है सबसे सुरक्षित तरीका, ये होता है कि आप अपने बायोमेट्रिक भी लगाओ, इससे आपका फिजिकली ऑथेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और पासवर्ड से आपकी जो मेंटली ऑथेंटिफिकेशन भी हो जाती है कि एकदम ये व्यक्ति जो है वो सही व्यक्ति है। माइक्रो एटीएम से सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित उपयोग के लिए कौन सी बात गलत है? कौन सी है? यूज इन पब्लिक प्लेसेज। तो आप माइक्रो एटीएम जो छोटे वाले एटीएम आते हैं ना, उनको अगर आप पब्लिक प्लेसेज में कहीं भी यूज़ करने लग रहे हो तो ये क्या है? सबसे गलत प्रैक्टिस है। बाकी आप अपने आधार कार्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, सही प्रैक्टिस है। अगले वाला, डू नॉट डिस्क्लोज फिंगरप्रिंट। आप हर किसी को फिंगरप्रिंट नहीं बताते हो। इंश्योर डिवाइस ऑथेंटिफिकेशन, आप जब भी कोई डिवाइस का यूज़ कर रहे हो उसको सही से प्रयोग कर रहे हो तो क्या होता है? ये सब आपको माइक्रो एटीएम को सही यूज़ करने का तरीका है।
वाट शुड बी अवॉइडेड वाइल यूजिंग ई वॉलेट। जब भी आप ई वॉलेट, फ़ोनपे वगैरह या फिर पेटीएम वगैरह इनको यूज़ करते हो तो इसको आपको करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होगा, शेयर OTP ऑन कॉल। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, OTP हर किसी को कॉल पर नहीं बताना चाहिए, इतना तो शायद आपको भी पता होगा। अगला क्या है, इंस्टॉल फ्रॉम ऑफिशियल ऐप। ऑफिशियल ऐप से यूज सिक्योर तरीके कौन से होते हैं, तो ऑफिशियल ऐप करोगे तो आपके हैकिंग वगैरह होने के सही चांसेस होते हैं। थर्ड पार्टी कभी भी यूज़ नहीं करना आपको। मतलब थर्ड पार्टी का ये होता है कि गूगल स्टोर से आप चीज़ों को डाउनलोड करो, वेबसाइट से मत डाउनलोड क्या करो। यूज स्क्रीन लॉक। तो आपको क्या करना चाहिए, स्क्रीन लॉक वगैरह यूज़ करना चाहिए, इनेबल ऐप लॉक वगैरह यूज़ करना चाहिए। 15 नंबर है, विच इज़ कंसिडर्ड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी। मजबूत पासवर्ड नीति कैसी मानी जाती है, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स विद सिंबल। तो ऐसा पासवर्ड सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है जिसमें मिनिमम कितने कैरेक्टर हो, मिनिमम 12 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। सबसे सुरक्षित, मोस्ट सिक्योर बोला जाता है इसको, और मिनिमम 8 तो होने चाहिए। समझ में आ गया, 8 से ज़्यादा ऑप्शन में उसको आपको टिक करके आ जाना है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 2 है वो रिवाइज करा दी है। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब बात करूँ अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का मेन एम क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो व्यक्तिगत जानकारी चुराना। लोग क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, आप लोगों को धोखा देते हो। जैसे आपके पास किसी ने फ़ोन किया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका जो ATM है वो हैक हो गया है, अब आपको क्या करना, आपके पास एक OTP आएगा, आप उसको बता दीजिए। तो आपने बता दिया, तो इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। लोगों को फेक जानकारी देकर आप उसकी जानकारी चुरा लेते हो, तो इसी को क्या कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा है, क्रिप्टोग्राफी है वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार नहीं होता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, आपने जो भी कोई मैसेज लिखा है उसको कोड में बदलकर उसको शेयर कर दिया जाता है, उसको क्रिप्टोग्राफी के रूप में जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विशिंग में कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है, विथ व्हाट मेथड इज यूज इन विशिंग। विशिंग क्या होता है, आपके सामने वॉइस कॉल है उसको क्या बोला जाता है, विशिंग के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लोग क्या करते हैं, आपके पास जो कॉल के माध्यम से लोग आपको क्या करते हैं, हैक करने की या फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने की या आपसे पैसे ठगने की जो कोशिश करते हैं, उसी को विशिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब वॉइस कॉल के द्वारा अगर आप किसी भी व्यक्ति को साइबर तरीके से ठगने का प्रयास कर रहे हो, उसी को विशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, पर टेक्सटिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर टेक्सटिंग। तो पर टेक्सटिंग का क्या मतलब होगा, झूठे बहाने बनाकर जानकारी लेना। तो वही है, आपसे जो काफ़ी लोग हैकर क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि आपके पास आप कहेंगे कि भाई मैं तो आपका ये दोस्त बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये डाल दो, 10,000 रुपये डाल दो। तो इसी को पर टेक्सटिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया, सोशल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है और पर टेक्सटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप उसके जैसा बनकर उस आपसे बात कर रहा है वो व्यक्ति। अगला क्या है, डंपस्टर ड्राइविंग का संबंध किससे होता है, व्हाट इज़ द डंपस्टर ड्राइविंग रिलेटेड टू। तो फिजिकल ट्रेस से जानकारी ढूंढना। तो डंपस्टर ड्राइविंग क्या होता है, जैसे आपके पास एक मेमोरी कार्ड था, आपने क्या कर दिया, वो मेमोरी कार्ड सही था और गलती से आपका गुम गया। अब वो क्या, किसी व्यक्ति को मिल गया और उसने क्या कर दिया, उसने कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा वहाँ पे डाल दिया। अब क्या करते हैं, कुछ हैकर पहुँचेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, आपकी जानकारी चुरा लेंगे। उस मेमोरी कार्ड को उठाकर चेक करेंगे कौन सा सही है, और आपका सही हो गया, उसमें आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें पड़ी हुई थी, उसने क्या कर दिया, अब आपको वो धमकी देने लगा है कि आप मुझे पैसा दो वरना मैं आपको क्या करूँगा, आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो इसको ये था, फिजिकल ट्रेस से अपनी जानकारी ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसी को डंपिंग ड्राइविंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, वाट निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, की लॉगिंग। तो की लॉगिंग है वो भी क्या होता है, ये आपको किसी भी प्रकार के हैकर के अटैक के द्वारा नहीं होता है। और ये किस प्रकार का है, की लॉगिंग क्या है, ये एक प्रकार का मॉलवेयर अटैक है। बाकी फिशिंग, कोई प्रोक्यू, टारगेटिंग है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, ये आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक के उदाहरण होते हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, वाट हैपन इन शोल्डर सर्फिंग। तो ये क्या होता है, किसी स्क्रीन या कीबोर्ड को देखकर पासवर्ड चोरी करना। तो कोई भी आप समझ लीजिए, आपका दोस्त है, कोई आपका एक अनजान व्यक्ति आपके पास बैठा था और आपने क्या किया, आप कीबोर्ड से आपने फ़ोन पे खोला और उसने क्या कर आपने क्या कर लिया, फ़ोन पे लॉगिन किया, तो उसने आपकी की याद कर ली उसने।
आप क्या किया, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, आपने फ़ोन गलती से रखकर भूल गए, आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा था, आपने उसने क्या किया, वो आपका फ़ोन पे खरीदा, खोला और उस पर कीवर्ड लगा के अपना ट्रांजेक्शन कर लिया। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको सोल्ड सर्फरिंग के नाम से जाना जाएगा। किसी की कीबोर्ड या पासवर्ड देखकर उसको याद कर लेना। ये ऐसे याद नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे याद होगा। कोई भी आपका दोस्त है, समझ में आ गया, उसने क्या किया, आपके किसी उसके प्राइवेट दोस्त का क्या कर दिया, उसने फ़ोन नंबर लगाया, तो आपने क्या कर लिया, जल्दी से उसको देख लिया और फिर आप उसके हंसी मजाक करने लगे, भाई मैं तो इसके पास कॉल करूँगा, ये करूँगा। आप समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, सोल्डर सफरिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फायरवॉल। तो नेटवर्क ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करना व सुरक्षित एक्सेस को रोकना। तो गलत तरीके से आपके पास कहीं से नेटवर्क आ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करता है, और उसको अगर आप तक नहीं पहुँचे उस नेटवर्क को, जैसे कोई हैकर बैठा हुआ है पब्लिक वाईफाई पे, तो उसको एक्सेस करने से रोकने का कार्य किसका होता है, फायरवॉल का कार्य होता है। सोशल इंजीनियरिंग हमले किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग हमले किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सिर्फ आईटी कंपनियों के लिए, सिर्फ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ पर्सन होते हैं जहाँ पर केवल लिखा हो, उस ऑप्शन को आप लगभग सोच लिया करो कि 90% है वो पर्सन ऑप्शन ही गलत होगा। समझ में आ गया। एक जर्नल परसेप्शन वाले पर्सन आते हैं जिसमें सभी लिखा होता है, तो मोस्टली सभी वाले पर्सन ज़्यादातर सही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सही होगा, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अच्छा रहता है। 10 नंबर प्रश्न की बात को, फिशिंग अटैक को रोका जा सकता है। तो फिशिंग अटैक को आप कैसे रोक सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूआरएल और डोमेन को सावधानी से देखकर। तो आप क्या कर सकते हो, फिशिंग अटैक को जब भी रोक सकते हो जब आप यूआरएल हो गया आपका और डोमेन हो गया, उसको अच्छे से देखो। यूआरएल क्या होता है, जो लिंक होता है ना, आप कोई भी लिंक खोलते हो, आपके पास किसी ने लिंक बेचा यूट्यूब का या किसी भी चीज़ का, तो उसको आप देखो कि वो लिंक किसी चीज़ का है, सेफ चीज़ है या नई चीज़ है। साथ के साथ उस पर आपको HTTPS देखना है, समझ में सही से है या नहीं है वेबसाइट पे। साथ के साथ डोमेन क्या होता है, जैसे काफ़ी बार आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि आप फ्लिपकार्ट पे गए, लेकिन फ्लिपकार्ट सर्च करोगे तो फ्लिपकार्ट जैसी कई वेबसाइट बनी रहती हैं, ये तो काफ़ी पॉपुलर है। या फिर काफ़ी बार मतलब आप वैसी फेक वेबसाइट काफ़ी बनी होती हैं, तो उन सब वेबसाइट पे क्या होता है, सिर्फ ठगी की जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। तो यही होता है, आपको फिशिंग अटैक से बचने के लिए यूआरएल और डोमेन को अच्छे से देखना चाहिए। न्यू थ्रेट में क्या शामिल होता है, तो न्यू थ्रेट में क्या शामिल होता है, डियोनस अटैक, रैंसमवेयर अटैक और फेक सॉफ्टवेयर अटैक वो अपडेट है, वो आपके नए नए प्रकार हैं। तो डियोस हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। रैंसमवेयर अटैक हो गया, फेक सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाए जाते हैं और वो अपडेट होते नहीं है, उससे क्या दिखाया जाता है, उस फेक सॉफ्टवेयर अपडेट से आपकी जानकारी को चुरा लिया जाता है। टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन में क्या होता है, तो टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन में क्या होता है, OTP और पासवर्ड दोनों। तो टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन वही होगा जिसमें आपके पास OTP भी मिलेगा आपको और उसमें पासवर्ड भी लगाया जाता है। तो जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब OTP पे पासवर्ड लगाने के बाद में आपको OTP मांगा जाता है, उसको टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट द ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मजबूत और जटिल पासवर्ड्स हैं उनका उपयोग में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। आप अपने पासवर्ड उनको क्या बनाओ, मजबूत बनाओ, अच्छे बनाओ और सिक्योर पासवर्ड्स बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा इमर्जिंग साइबर थ्रेट है, निम्नलिखित कौन सा इमरजेंसिंग थ्रेट है, रैंसमवेयर हैजेस सर्विसेज। तो एक नया खतरनाक सॉफ्टवेयर हमला है वो आया है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एक नया प्रकार का लोगों ने हैकिंग करने का मेथड निकाला है, वायरस फैलाने का तरीका निकाला, उसको क्या नाम है, रैंसमवेयर हैजेस सर्विसेज। मतलब कोई भी आपके लिए नकली है वेबसाइट बना दी, नकली ऐप बना दिया, नकली सर्विस देने लग गए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य आपकी जानकारी चुराने का होता है। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, इमर्जिंग साइबर थ्रेट के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, हनी पोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, व्हाट इज़ द हनी पोट यूज फॉर। तो हनी पोट को किस लिए किया जाता है, हमलावर को फंसाने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो जो भी हमलावर होता है ना, उसको फंसाने के मतलब अगर हैकर ने आपको हैक कर लिया, उस हैकर को हैक करने के लिए क्या किया जाता है, हनी पोट नामक जो
ऑपरेशन वो चलाया जाता है। तो काफ़ी बार क्या करते हैं साइबर पुलिस वगैरह क्या करते हैं उसको हैकर को फंसाती है वो, तो उसको क्या बोला जाता है हनी पॉट के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या करेंगे वो फेक ग्राहक बन जाएंगे आपके, मतलब ऐसे दिखाएंगे वो साइबर क्राइम वाला आपके पास मैसेज करेगा किसी पुलिस वाले के पास, उसको थोड़ा बहुत लालच देंगे तो वो क्या वो कॉल करेगा तो उसको फंसा लिया जाता है और फिर उसकी जानकारी निकाल ली जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है हनी पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपकी यूनिट नंबर 3 मैंने रिवाइज करा दिया। बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 ड्राफ्ट। तो भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा डाटा लोकलाइजेशन एंड नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन। तो डाटा का स्थानीयकरण करना और राष्ट्रीय साइबर के साथ समन्वय करना। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2030 में यही है कि आपको क्या है डाटा है उसको स्थानीय मतलब लोगों तक आसानी से पहुंचाना, और राष्ट्रीय साइबर है नेशनल साइबर सिक्योरिटी उसको क्या करना स्ट्रॉन्ग करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले वाला है CERT.in ऑपरेट अंडर विच इंडियन मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है CERT.in। तो कौन सी के अंतर्गत करना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय होता है ना उसके नीचे अच्छे से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को रोकने का कार्य किसका होता है CERT.in नामक जो संस्था होती है उसका ये कार्य होता है। और ये कौन से मंत्रालय के नीचे कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत नीचे कार्य करता है। अगले वाले की बात करूँ इन साइबर इंसिडेंट्स व्हाट डज द कंटेमिनेट फेज इन्वॉल्व्स। साइबर घटना प्रतिक्रिया में नियंत्रण चरण क्या करता है। तो नियंत्रण चरण का क्या कार्य होता है लिमिटिंग एंड स्प्रेडिंग द स्प्रेड ऑफ द अटैक। तो हमले के प्रसार को सीमित करना। तो जो आप पर जो लोग हमला कर रहे हैं उसको क्या करना उसको प्रसार करने से रोक देना। समझ में आ गया क्या किया जा रहा है, मतलब जैसे जो हमलावर होते हैं उसको क्या तो पकड़ लो आप समझ या उसी को फंसा लो, तो इससे क्या हो जाएगा जो हमला है वो हो तो गया है लेकिन उसको कंट्रोल करना, डैमेज कंट्रोल जिसको बोला जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है कंटेमिनेट फेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई वेबसाइट है कोई भी हॉस्पिटल था कोई भी बहुत बड़ी संस्था थी उसको हैक कर लिया गया, तो क्या गया अब उस IT के जो IT प्रोफेशनल्स है वो लगेंगे कि कम से कम जितना डाटा उनके पास चला गया वो तो ठीक है लेकिन अब रिकवर कर लिया जाए ताकि जो बाकी का डाटा वो तो कम से कम सेव हो सके। Which of the following tool is used for the secure deletion of the data from the storage media। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज मीडिया से डाटा को सुरक्षित रूप से हटाने का कार्य करता है। तो कौन सा करता है इसमें से, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी DBAN ड्रैंक बूट एंड न्यूक है, उसका क्या कार्य होता है ये डाटा को पूरी तरीके से मिटा देता है और पुनः प्राप्ति असंभव हो जाती है। तो इसका ये कार्य होता है ये डाटा को पूरी तरीके से मिटाने का कार्य करता है। कौन सा DBAN डेरिक बूट एंड न्यूट। तो आप क्या कर सकते हो अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी लेकिन उसको क्या कर सकते हो उसको आप बैकअप के थ्रू फिर से वापस ला सकते हो। लेकिन ये जो DBAN नामक ऐप होता है या जो सर्विस होती है इसका ये कार्य होता है या आपने इसमें अगर इसको लगाकर एक बार डाउनलोड कर दिया तो पूरी तरीके से डाटा डिलीट हो जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हो फिर से बैकअप नहीं ले सकते हो। तो ये जो पर्सन मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे पर्सन है, आपको हाई लेवल के पर्सन है लगभग। विच प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस द बफर ओवरफ्लो वनरेबिलिटीज़। तो कौन सा प्रोग्रामिंग अभ्यास बफर ओवरफ्लो कमजोरियों को कम करने में मदद करता है। तो कौन सा करता है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। रक्षात्मक जो प्रोग्रामिंग है उसका क्या काम होता है तो पहले से आपको हैक करने के जो खतरे होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है डिफेंसिव ओवरफ्लो के नाम से जाना जाता है। विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट 2000 डील विद हैकिंग। तो IT एक्ट 2000 कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित होती है। तो कौन सी है, मैंने बहुत बार कराया ये पर्सन कि धारा नंबर 66 है वो IT एक्ट 2000 है उसमें हैकिंग से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी पर्सनल जानकारी चुराता हुआ पाया जाता है, उसने आपको हैक करने का प्रयास किया, आपको फ़ोन को हैक किया, आपका डाटा हैक किया, तो उसमें धारा 66 है उसके अंतर्गत उस पर क्या किया जा सकती है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो IT एक्ट 2000 में धारा 66 इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी हैकर है उससे आपको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगले वाला पर्सन है 7 नंबर पर्सन, व्हाट डज WAF स्टैंड फॉर इन द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सुरक्षा में WAF का क्या मतलब होता है। तो WAF का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका
वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो डब्ल्यू से वेब, ए से एप्लीकेशन, ऐप से फायरवॉल, मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, उसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, एक सुरक्षा प्रणाली होती है जो वेबसाइट को इनपुट हमलों से बचाती है, समझे। तो आने वाले जो हमले होते हैं उसको बचाने का कार्य किया जाता है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल बम, तो लॉजिक बम का कौन सा प्रकार होता है इसमें से। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कोड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कंडीशन, किसी विशेष शर्त पर सक्रिय होने वाला कोड। तो ये क्या होता है, अगर आपने कोई व्यक्ति ने आपको क्या करने का प्रयास किया, हैक करने का प्रयास किया और सिस्टम को पता चल गया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा और वो कोड मांगेगा, वो कोड लगाओ तभी आप क्या कर सकते हो, इस जो सिक्योरिटी जो वॉल है इसको तोड़ सकते हो। तो इसी को लॉजिकल बम के नाम से जाना जाता है। कोई एक विशेष परिस्थिति में, विशेष घटना के आधार पे वो चीज़ है वो सक्रिय हो जाती है, फिर वो उसी कोड से खुल सकती है, तो इसको लॉजिकल बम के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टॉप इन द साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोसेस, साइबर सुरक्षा आश्वासन की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है, तो कौन सा होता है आपका, क्या होता है, रिस्क असेसमेंट करना, जोखिम का मूल्यांकन करना। तो आपका अगर मान लो कोई फ़ोन हैक हो गया या फिर आप ऐसे मतलब आपके पैसे चोरी हो गए, मतलब फ़ोन ठग लिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि आपकी चोरी कितनी हुई है, फिर क्या करोगे, फिर ये देखोगे कि उस जो है हुआ है, पहले तो जो हो गया उसको छोड़ो, अब क्या करना चाहिए, आपका एटीएम वगैरह है जो आपका बैंक वगैरह उसको लॉक कर दो या पैसे को जल्दी से निकलवा लो ताकि और पैसा ताकि नहीं निकल सके। और फिर क्या करोगे, आप बैंक वगैरह में जाकर इन्फॉर्म करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो पैसा है उसको ट्रेस भी किया जा सके। आप पहले आपका बैंक का अकाउंट सिक्योर किया जाएगा, फिर आप अगर उसमें साइबर क्राइम से संबंधित सूचना दोगे तो क्या होगा, फिर आपका जो पैसा उसको रिकवर करने का प्रयास किया जा सकता है बैंक के द्वारा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है रिस्क असेसमेंट के नाम से, जोखिम मूल्यांकन के नाम से उसको जाना जाता है। What kind of attack is prevented by input validation in the वेब ऐप्स, वेब ऐप के इनपुट वैलिडेशन किस प्रकार के हमले से रोकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन के से रोकता है। यदि उपयोगिता इनपुट ठीक से जांचते हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। मतलब अगर आपने सही से डाटा को जानकारी नहीं की कि भाई आपने कोई लिंक को अगर सही से नहीं जाना कि लिंक गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, सही हो सकता है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया तो क्या हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए उसने वो लिंक भेजा हो। समझ में आ गया। तो ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का अर्थ ये होता है कि कोई भी गलत जानकारी देकर आपको फंसाने का कार्य किया जाता है। इसको एसक्यूएल इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है इंटरनेट की भाषा में। तो इसीलिए आप जो भी जानकारी मिले, लिंक आए, कोई भी चीज़ आए, उसको अच्छे से जांच पड़ताल किया करो। विच इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सुरक्षित भारत किसके द्वारा चालू किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा साइबर और सुरक्षित भारत नामक जो ऐप है, जो प्रोग्राम उसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, साइबर और सुरक्षित भारत। विच साइबर लॉ डील विद द आइडेंटिटी थेफ्ट इन इंडिया, तो भारत में पहचान चोरी से संबंधित साइबर कानून कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 66C है, वो आपकी किससे संबंधित है, वो आपकी साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 66C है, वो आपको आपकी पहचान चोरी से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डाटा रिकवरी आफ्टर द एक्सीडेंटल डिलीटेशन, तो आपको क्या करता है, गलती से हटाए गए डाटा को पुनः प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, यूज़ रिकवरिंग टूल लाइक रेवेका। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने क्या कर दिया, आपने गलती से किसी चीज़ को फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, बैकअप वगैरह के द्वारा या रीस्टोर के द्वारा उसको क्या कर सकते हो, वापस से अपना जो डाटा उसको रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन काफ़ी वगैरह ऐप विंडो वगैरह में तो सुविधा फ्री में मिल जाती है, लेकिन आप क्या कर दिया, आपने जो डाटा था वो आपकी किसी डिस्क में पड़ा था, वहाँ पे डिलीट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, रेवेका ये नामक जो ऐप आते हैं, इन सब ऐप जैसे ऐपों का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो और अपना डाटा है उसको क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि आपको रिकवरिंग टूल लाइक रेवेका को उपयोग में कर लेना चाहिए ताकि आपका डाटा उसको सिक्योर किया जा सके। विच टेक्निक इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, रक्षात्मक प्रोग्रामिंग का इनमें से कौन सा हिस्सा है,
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग असर्ट स्टेटमेंट। आपको क्या है, आपको असर्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप वगैरह यूज करो उसको अच्छे से ऐसे कि किसी को समझ में नहीं आ सके। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द हनी पोट इन द साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सुरक्षा में हनी पोट क्या करता है? यह नकली सिस्टम के हमलावरों से हमलावरों को भयभीत करता है। तो यह क्या करता है? एक नकली सिस्टम बना दिया जाता है। इससे क्या करता है? जो हमलावर जो खुद साइबर अटैक करते हैं उनको खुद को हैक करने का प्रयास किया जाता है। जैसे नकली वेबसाइट पे लोगों को ठगने का प्रयास करें, लेकिन क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति गया जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, साइबर पुलिस वाला, उसने उस पर क्लिक किया, उसने अपनी जानकारी दे दी उसको हैक करने में। फिर क्या करेगा जो साइबर अटैक वाला, वो उसके पास फ़ोन करेगा कि भाई सर आपने हमारे पास क्या किया था, फ़ोन किया था, मैसेज किया था। तो वो क्या करेगा, अब जो साइबर पुलिस वाले उनको नॉलेज होता है, वो धीरे धीरे उनको उलझाते रहेंगे और फिर क्या करेंगे, उनकी सारी डिटेल उनसे निकलवा ली जाती है कि वहाँ पर कहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा IP एड्रेस है, उनकी लोकेशन क्या है, और फिर उनको ही हैक कर लिया जाता है। तो इसी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है? हनी पोट के नाम से जाना जाता है इन सब चीज़ों को। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ जो मैंने सारे के सारे करवा दिए आपको। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।